मेरे हिसाब से क्लास नंबर 4 है, बाकी एक बार चेक करके बताइए फटाफट। यूनिट हमारी है नेशनल इनकम। टेस्ट है ना बेटा। चैप्टर 1 जो था हमारा, कौन सा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, हमारा खत्म हो चुका था। ठीक है राइट, पीछे बात मत कीजिए प्लीज। चैप्टर 1 जो था हमारा खत्म हो चुका था। कौन सा था, सर्कुलर फ्लो, और उसी का मैंने टेस्ट लिया था। डिस्कस करते हैं, फटाफट पेपर निकालिए, फटाफट से क्वेश्चन पेपर ओपन कीजिए। बस एक ही क्वेश्चन काम का है, इसमें उसकी प्रेजेंटेशन बतानी है और उसकी फोटो भी मैं आपको भेज दूंगा। मैंने इसकी प्रेजेंटेशन करके रखी हुई है, देखिए अलग अलग से दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। रेड पेन, ऐसे ही ब्लू पेन और ब्लैक पेन से आपको प्रेजेंटेशन करनी है। सेंड करूंगा, वैसे भी यहाँ पे ही बता दूँ, नीड नॉट टू वरी अबाउट इट। हाँ जी, कैपिटल स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है, बैलेंस शीट का आइटम है ना। इंशा समझ में आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं। आज पहला टेस्ट दिया आपने, उसके बाद हमारा ऐसे डिस्कशन होता है, याद है जब फर्स्ट क्लास सी टेस्ट का डिस्कशन हो रहा था, मेरे बर्थडे से एक दिन पहले आए थे आप। चलो गाइस फटाफट से अपने टेस्ट पेपर ओपन कीजिए। वैल्यू ऑफ इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्री क्या होता है, स्टॉक, स्टॉक है। इन्वेंट्री क्या होता है, स्टॉक ही तो होता है। एज ऑन दिस डेट और एज ऑन या एज एट वाले कॉन्सेप्ट तो वैसे ही स्टॉक वाले होते हैं। और इन्वेंट्री साफ लिखा हुआ, इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक आपका। इन्वेंट्री मीन स्टॉक और वही स्टॉक कॉन्सेप्ट है। बाकी मैं एक बार चेक कर देता हूं, स्टॉक है यार, इन्वेंट्री है ना। रुको एक बार चेक कर लेते हैं। वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन, गाइस एज ऑन लिखा तो है उसमें, या एज एट बोल दे। एज ऑन एज एट वाले कॉन्सेप्ट स्टॉक कॉन्सेप्ट होते हैं, और इन्वेंट्री वैसे भी हमारा स्टॉक ही होता है। गोडाउन में पड़ा, याद है गोदाम में जो पड़ा था, कौन सा वाला एग्जांपल याद आ रहा है? 50 मैगी का पैकेट दे दो सर। सर सुबह से लेके ना अभी तक, सुबह 8 से लेके अभी तक 100 पैकेट होने चाहिए थे, 20 पैकेट बिक गए, ये XYZ नंबर ऑफ पैकेट्स बिक गए। अरे भाई तू मुझे अभी बता कितने पड़े हैं, मैं क्या 50 पैकेट दे पाऊंगा इन कस्टमर को या नहीं? दुकानदार यही तो बोल रहा था अपने एम्प्लॉय से, 50 पैकेट दे पाऊंगा नहीं दे पाऊंगा, इतना बता मुझे। हाँ या ना जवाब दे। हाँ सर 70 पड़े। हाँ 50 दे दूँ, क्या दिक्कत है? वो गोदाम में जो स्टॉक पड़ा है वही वाली इन्वेंट्री है। ठीक है, और किसी का कोई डाउट? चलो फटाफट से आओ, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। हाउसहोल्ड एंड फर्म्स डिपेंड्स ऑन ईच अदर इन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। भाई कैसे डिपेंड होते हैं, आगे देखो। जस्टिफाई द स्टेटमेंट इन केस ऑफ टू सेक्टर इकोनॉमी या क्लोज्ड इकोनॉमी, घर का नाम उसका, विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, यानी डायग्राम भी है, जस्टिफाई भी करना है। तो बेटा जब जस्टिफाई करना है तो क्या लास्ट में कंक्लूजन दोगे या नहीं दोगे? जब भी ऐसी स्टेटमेंट्स आ जाएं, एक्सप्लेन द अबव स्टेटमेंट लिखा है, कंक्लूजन लिखो या मत लिखो, लिख के आना है। हेंस वी कैन कंक्लूड दैट ऐसा ऐसा होता है। या फर्म्स एंड हाउसहोल्ड्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। बेटा कैसे डिपेंडेंट है? फर्स्ट लाइन याद करो, मैं बार बार एक ही लाइन बोल रहा था। क्या बोल रहा था? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी कहां से स्टार्ट था? कौन बताएगा, फटाफट बताओ। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी कहां से स्टार्ट था? बेसिक स्टार्टिंग बताओ कहां से स्टार्ट था। सर्विस नहीं, फैक्टर सर्विसेज नहीं, उससे पहले भी कुछ चीज बताई थी मैंने। किसको याद है? वो वही बता पाएगा जो यहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट और मेंटली प्रेजेंट था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ो, क्या लिखा है? आप सबने सर्कुलर फ्लो को तो अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अरे भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है वो तो पढ़ लो। वो कह रहा है मुझे बता, फर्म्स एंड हाउसहोल्ड्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट क्यों है, इंडिपेंडेंट क्यों नहीं है? Because firms cannot work without the household. Exactly, यानी फर्म्स कैन नॉट प्रोड्यूस इंडिविजुअली। क्यों? क्योंकि वो आर्टिफिशियल पर्सन है, यानी ह्यूमन नहीं है। सर याद आ रहा है भाई? क्वेश्चन यहां से स्टार्ट करना था। फिर बोला क्वेश्चन, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को मुझे बता दे कैसे है। देखो सर, फर्म्स जो है ना वो इंडिविजुअल प्रोडक्शन नहीं कर सकती। इसका मतलब क्या? सर वो आर्टिफिशियल पर्सन है, यानी वो ह्यूमन नहीं है। ठीक है सर, यानी किसी भी फर्म को कुछ फैक्टर्स चाहिए होंगे। क्या चाहिए होंगे सर? वो फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं? बोलो बेटा। एंड एंटरप्रेन्योर। क्यों चाहिए? क्यों चाहिए सर? प्रोडक्शन के लिए। सही बोला था आपने पहले।
एग्जैक्टली, बट जनरेशन में आपका पार्ट आ जाता है, जनरेशन यानी इनकम का जनरेट होना शुरू हो जाना। प्रोडक्शन तो हो रहा है, ये बोलो प्रोडक्शन हो रहा है, उसकी वजह से इनकम जनरेट होनी शुरू हो चुकी है। मेन वर्ड है प्रोडक्शन, प्रोडक्शन 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 हो गया हो गया हो गया हो गया, यानी इनकम जनरेट होनी शुरू हो गई है। बस बाद में डिस्ट्रीब्यूशन होना था, जब डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा तो वो डिस्पोज कर देंगे सारे। ये तीनों फेजेस थी। बेटा याद आया? तो स्टार्टिंग देखो कैसे करनी है, अब मैं पढ़ के बताता हूँ। हाउसहोल्ड्स एंड फर्म्स डिपेंड्स ऑन ईच अदर इन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। कैसे लिखना है ये क्वेश्चन पे ना, जब भी आप अपना आंसर स्टार्ट करोगे, सुनना, क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया, कौन सी स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है? ये वाली स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। ब्लैक पेन से क्वेश्चन नंबर 1 डालना एग्जाम्स में, फिर सुन लेना बार बार। क्वेश्चन नंबर 1 डालना और जो स्टेटमेंट लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है? हाउसहोल्ड्स एंड फर्म्स टिल देन कहां तक? डिपेंड्स ऑन ईच अदर। भाई ये चीज ना आपको ब्लैक, यहां से मैं हटा रहा हूं क्लास 4 यार, रुको मैं ये हटाता हूं, एक मिनट रुकिए, नेशनल इनकम 10 का है बोला, मैं यार सही से लिख के ही बताता हूं आपको। ये प्रेजेंटेशन सुन लेना गाइस, फिर बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1, एक बात बताओ, आप एग्जामिनर हो, 15 क्वेश्चन है, मुंह जुबानी याद है? एक शीट चेक कर रहा हूँ, पेपर उधर है, मैं नहीं उठाने का, कई बार ऐसा होता है मैं नहीं उठाता, मैंने चेक करा, हो सकता है 5 नंबर का क्वेश्चन हो, 3 नंबर दे दे, उसे लगा 3 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 1 डाल के छोड़ दिया। कौन सा क्वेश्चन है नहीं पता, बट अगर आप लिख दोगे हाउसहोल्ड्स एंड फर्म्स डिपेंड्स ऑन ईच अदर, और इसको अंडरलाइन कर दोगे, बेटा अब एग्जामिनर को पता लग जाएगा कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, हाँ या ना, यस और नो, बोलो बेटा। टाइम तो बहुत कंज्यूम होगा भाई मैं प्रेजेंटेशन ऐसे ही करता था, सारे को जल्दी कर देंगे। मेरा आधे घंटे पहले पेपर खत्म हो जाता था कई बार, प्रेजेंटेशन डबल चेक करना, सब चीज करना। टाइम मैनेजमेंट का आपको अपने आप काम करना पड़ेगा, पेपर छूटना नहीं चाहिए। नहीं आ रहा 2 मिनट के लिए उसकी जगह छोड़ दो। कई लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन 1 2 नहीं आता, अरे छोड़ क्वेश्चन 3 लिख देते हैं, हटा, सेक्शन बस स्टार्ट करेंगे, सेक्शन ए फिर सेक्शन बी या सेक्शन आपका सी, या उल्टा कर दो, सेक्शन सी कर दो, सेक्शन बी कर दो, सेक्शन ए कर दो, कैसे ही कर लेना। अगर सेक्शन सी का क्वेश्चन 1 करा है और क्वेश्चन 2 आपको नहीं आता, तो वो सेक्शन बी के बाद नहीं आना चाहिए। उसके लिए अगर आपको लगता है मैं नहीं लिख पाऊंगा या नहीं लिख पाऊंगी, या मैं ज्यादा नहीं लिख पाऊंगा या लिख पाऊंगी, 2 सपोज करो 5 पेज का है, 3 पेज में आपको आंसर लिखना आता है, नहीं लिख पाओगे, 1.5 पेज छोड़ दो। अबे अटेम्प्ट तो करके आओगे, 1.5 पेज छोड़ दो ना, नहीं आता कोई बात नहीं, 1.5 पेज में लिख देंगे। समझ गए क्या बोल रहा हूं? ये नहीं होना चाहिए क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 4, ये सीक्वेंस नहीं होना चाहिए। सेक्शन सी कर रहे हो तो क्वेश्चन 1 2 3 4 5, ये नहीं होना चाहिए 1 के बाद 3, उसके बाद सीधा 5, फिर 2 और फिर 4, नो, ये सीक्वेंस होना ही नहीं चाहिए। सेक्शन डी कर रहे हो 1 2 3 या 3 2 1, या ऑपोजिट शुरू कर दो सेक्शन सी से 5 4 3 2 1, ऐसे अटेम्प्ट करना है हमेशा। ये कुछ ऐसी चीजें बता रहा हूं जो शायद आपको नहीं बताएंगे, टीचर्स कहते हैं कर दो यार, क्या दिक्कत है, क्वेश्चन अटेम्प्ट ही तो कर रहे हो। अरे भाई 5 मार्क्स का क्वेश्चन लास्ट में है, सपोज ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारा 5 मार्क्स का है और ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है 3 मार्क्स का है, हो सकता है वो बाद में क्या करे, वो समझे कि क्वेश्चन नंबर 1 ही है, 3 मार्क्स दे दे, इसमें भी 3 मार्क्स दे दे, ऊपर जो लिखा है, नंबर कट गए नहीं कट गए, फिर स्क्रूटनी करवाते रहो, सर मेरे नंबर कैसे कम आ गए, ये रीजंस रहेंगे। मैं इसीलिए बार बार आपके जो वीकली टेस्ट रखे हैं ना, ये प्रेजेंटेशन, बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन, ये चीज़ें मेरे को बाद में बतानी थी, बट मैं अभी से बता के चल रहा हूँ। मुझे पता है आज का टाइम खराब होने वाला है हमारा, नया कोई टॉपिक नहीं होने का, सोच के तो मैं आया था नया टॉपिक पढ़ा दूंगा, पर देखो फटाफट देखो आंसर कैसे स्टार्ट करना है। द अबव स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली राइट, द अबव स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली राइट, एज फर्म्स कैन नॉट प्रोड्यूस या स्टार्ट प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज इंडिविजुअली। क्यों नहीं कर सकते बेटा? बिकॉज दे आर आर्टिफिशियल पर्सन। ये लिखो या मत लिखो कोई बात नहीं, मेंशन कर दोगे तो बहुत अच्छी बात है। दे नीड सम फैक्टर्स नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कौन कौन से? इसको या तो वर्टिकल बना देना, देखो ऐसे, या तो वर्टिकल बना देना, यानी ये नीचे आ जाएंगे, जैसे ऐसे है, जैसे ये बना रखा है मैंने, ये भी देख लीजिए, आप भी देख लीजिए, या तो ऐसे बना दीजिएगा या फिर ऐसे बना दीजिएगा जैसे मैंने कर रखा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और बेटा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन
स्मॉल हेडिंग में नहीं आएगा, कभी भी ध्यान रखना। जब भी मेंशन कर रहे हो, अगर आपकी नॉर्मल हैंडराइटिंग ये है, देखो अगर आपकी नॉर्मल हैंडराइटिंग ये है तो हमेशा आपको ये लिखना है हैंडराइटिंग, फैक्टर्स ऑफ, और एक बार और हाईलाइट कर देना, इस पे डबल डबल चला देना, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ऐसे करके डबल डबल चला देना। ठीक है, आगे देखो कौन कौन से फैक्टर्स हो गए, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, which will be provided to them by the households in order to start production. Therefore, फिर सुनो, यहां से सुनना मेन, therefore the first phase in the flow या in circular flow into two sector economy starts where the households provide some services known as, क्या बोलते हैं, factor services. factor services कौन कौन सी होती हैं बेटा? प्रेजेंटेशन का तरीका देखना, मैं आपको पास कर रहा हूँ, यहाँ पे भी दिखा रहा हूँ, ये लीजिए पास कीजिए, ये प्रेजेंटेशन देखो और एक बार अपनी देखना और एक बार पेज को पलट लेना, लास्ट में कंक्लूजन लिखना जरूरी है। हेंस वी कैन कंक्लूड दैट हाउसहोल्ड्स एंड फर्म्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। दिस शुड बी योर कंक्लूजन व्हिच यू हैव टू मेंशन एट द एंड ऑफ योर आंसर, राइट? इज दैट क्लियर टू यू? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो गाइस? फटाफट पास कीजिए दो प्लीज, बाकी बच्चों को भी देखना है। अगर ये प्रेजेंटेशन रही, और बत्रा जी बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी, मैं आपको सही बात बता रहा हूँ। व्योम, एक ब्लैक पेन लेके आ जाओ घर से, नहीं होता तो मेरे को कहता, मैं ले आऊंगा। ये इम्प्रूवमेंट करनी बहुत ज़रूरी है। आज आपके अच्छे मार्क्स आए हैं, मार्क माई वर्ड्स, यहाँ से एक मोटिवेशन तो मिला ही है, और अगले टेस्ट के लिए एक आपको कहीं ना कहीं ये हो गया कि मैं भी टॉपर निकल सकता हूँ, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है। अरे भाई जरूरी नहीं है मैरीन या फिर ईशर में से कोई टॉपर होगा हमेशा। आप इसका ऐसा चैलेंज ले लो किसी दिन, मजा आ जाएगा। आज लिया चैलेंज, भले जैसा भी है, मैं कह रहा हूँ आप आधे घंटे पढ़ के आए, निकाल दिया, टेस्ट टॉपर बन गए। बत्रा ने भी बहुत अच्छा करा है, बत्रा जी ने हमारे। अभी तो आप पढ़ के नहीं आए हो, बहुत अच्छी बात है, अभी तो पढ़ के नहीं आए हो, जिस दिन पढ़ लिए वही तो कह रहा हूँ, मजा आ जाएगा। और जब आपको दिखेगा ना ये क्वेश्चंस हमारे बोर्ड के एग्जाम में लिखे हुए मतलब हैं, भाई दिल खुश हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात प्रेजेंटेशन, अगर आपकी प्रेजेंटेशन, ये प्रेजेंटेशन एक बार किसी भी टीचर को दिखा देना। आपने पेपर देखा था मेरा मनी बैंकिंग का? मैंने देखा था, उसमें कुछ क्वेश्चन आते मनी बैंकिंग। मैं कहता रहा हूँ मजा आ जाएगा, मजा। सर बाकी का मैंने तो ध्यान से नहीं पढ़ा, बट मनी बैंकिंग पढ़ दिया था तो वो उसमें करके आया हूं मैं। इस टेस्ट में भी दिख रहा है यार, आप लोग की मेहनत दिख रही है। इंशा ने बहुत अच्छा करा है टेस्ट, इंशा ऐसे ही मेहनत करते जाओ। जूहा की प्रेजेंटेशन देखो एक बार, मैं वाकई बता रहा हूँ, मुझे बहुत मजा आता है जूहा की प्रेजेंटेशन देखने में। कंसेप्चुअल जो नॉलेज है बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। प्रेजेंटेशन का भी अनुषा की देखना, अनुषा एक बार दिखाना अपने पहले प्रीवियस वाले पेपर इंशा को, वो कॉन्सेप्ट जब आप मेरी रिकॉर्डिंग्स लोगे ना उसकी किसकी, मनी एंड बैंकिंग वाले चैप्टर की, आप प्रेजेंटेशन देखना अनुषा की, सेम वही बना रखा है। ये स्टॉक एंड फ्लो में जैसे कैपिटल में गलत था, हाँ। मुझे लगता है प्रॉफिट है, मेरे दिमाग में प्रॉफिट चला। चलो कोई नहीं, ये गलती हो गई। चलो कोई बात नहीं। गाइस क्लियर हो गया? Known as factor services such as land, labor, capital, entrepreneur, two firms which they from which they start producing goods and services. ऐसे ही करते करते बाकी के दो फेज कौन कौन से, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जिनके घर का नाम क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजिशन फेज, दोनों एक्सप्लेन कर देना, हो गया। डायग्राम बना देना, हो गया। लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखना है, और कंक्लूजन मैंने डबल डबल लिखा है ना बार बार, उसको और मार्क कर दिया ना, जैसे ये करा था ऐसे ही करना है। मैं भेजूंगा, मैं भेजने वाला हूँ। कंक्लूजन एक बार ऐसे नहीं, इसके ऊपर एक बार और डार्क कर देना, कंक्लूजन। Hence we can say that your firms and households depend on each other. ये हमारा कंक्लूजन रहेगा। या कंक्लूजन का एक बेस्ट पार्ट देखिए, फ्रॉम द अबव थ्री फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी वी कैन कंक्लूड दैट द हाउसहोल्ड्स एंड फर्म्स डिपेंड्स ऑन ईच अदर। कि अबव जो मैंने आंसर मेंशन करा है ना, तीनों जो फेजेस लिखी है, उससे मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं कि भाई फर्म्स और हाउसहोल्ड्स एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। क्यों? क्योंकि फर्म्स इंडिविजुअली प्रोडक्शन नहीं कर सकती थी अनटिल अनलेस ये फैक्टर्स हाउसहोल्ड्स उनको प्रोवाइड करें। आईपीसी खुदा के पढ़ा सकता है क्या? नहीं आ सकता भाई। आईपीसी इंडिविजुअली कुछ नहीं कर सकता अनटिल अनलेस दे हैव सम सेट ऑफ स्टूडेंट्स, वेल दे नीड टू हायर सम फैकल्टीज फॉर दैट, तभी वो कुछ कर सकते हैं। नहीं तो अगर हम लोग यहाँ हैं, हम फैकल्टीज यहाँ बच्चे ही नहीं हो, तो मैं इन कैमरों को पढ़ाऊंगा, ये टेबल चेयर्स को पढ़ाऊंगा क्या? चलो बच्चे हैं पर टीचर ही नहीं है, किससे पढ़ोगे? यूट्यूब खोल के बैठोगे क्या? नहीं हो पाएगा यार, समझो। चलो सेकंड क्वेश्चन देखो फटाफट। डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट, या स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल्स ही बोलते हैं।
विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल्स आल्सो डिफाइन फैक्टर पेमेंट्स। बेटा फैक्टर पेमेंट्स क्या होती है पहले वो बताओ। बहुत अच्छा लिखा है, कॉन्सेप्ट तो क्लियर है सबका। फैक्टर पेमेंट्स बताओ। फैक्टर पेमेंट वो पेमेंट है जो हमें प्रोडक्शन करने के बाद फैक्टर पेमेंट समझिए जब हम फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। भाई एक एक करके बोल दो, एक एक करके बोलो ना। या बहुत अच्छा शुभ, या मैं ये कह सकता हूं फैक्टर पेमेंट्स वो पेमेंट्स हैं जो किसको मिलती हैं? नहीं बेटा, हाउस होल्ड्स को नहीं मिलती। हाउस होल्ड्स को आती है, नो डाउट आती है, बट किसके बदले में मिलती है? इन रिटर्न ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरेस्ट। सर्विसेज विच आर प्रोवाइडेड बाय हाउस होल्ड्स। बट बेटा वो सर्विसेज कौन सी होती हैं? इनको मैं क्या बोलता हूं? देखो इनको मैं क्या बोलता हूं बेटा, देखो देखो बेटा, देखो इनको मैं क्या बोलता हूं? फिर देखो बेटा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोलता हूं, यानी वो पेमेंट्स जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मिलती हैं। किसके बदले में? फॉर प्रोवाइडिंग फैक्टर सर्विसेज। और ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे फिर बना देना ऐसे ही, मजा आ जाएगा। एग्जामिनर को पता लग जाएगा कि हाँ कॉन्सेप्ट बच्चे को क्लियर, देखने का ही नहीं वो, इसके अलावा वो देखने का ही नहीं। मेरे से लिख के ले लो आज ये बात। अनटिल अनलेस आपकी फर्स्ट नंबर पे कॉपी पड़ी हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे पे पड़ी हो, और अगर आपकी कॉपी बिल्कुल ऑलमोस्ट एंड के आसपास है ना, या बीच में पड़ी है कहीं, तो वो सिर्फ प्रेजेंटेशन पे देख के मार्क्स देगा। मार्क माय वर्ड्स। चलो, स्टॉक और फ्लो के बीच में क्या डिफरेंस है? फटाफट बताओ बेटा। जब भी आपको प्रेजेंटेशन करनी है, ये डिफरेंस आ गया किसी के बीच में, तो कैसे करनी है? फिर देखो, सबसे पहले मेरे को बहुत अच्छा लगा व्योम ने लिखा है, पता है क्या क्या लिखा है? अच्छा, वेरिएबल्स कितने प्रकार के, कितने टाइप के? 2 टाइप के, स्टॉक एंड, ये सिर्फ और सिर्फ व्योम ने लिखा है, किसी ने भी मेंशन नहीं करा, किसी ने भी। फिर निकालो नोट्स। मीनिंग हो गया हमारा, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। क्या ये बार बार चेंज होता है? यानी कॉन्सेप्ट कैसा है? ये स्टैटिक है, और ये कैसा है? डायनेमिक है। एग्जाम्पल, कैपिटल, नेशन की वेल्थ एक्सेट्रा, नेशन की इनकम और सेविंग्स, प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट के साथ लॉस भी याद रख लो ना, ये हो जाएगा एग्जाम्पल। और कौन सा रह गया? इट डज नॉट हैव टाइम डायमेंशन, इट हैज टाइम डायमेंशन। और वो टाइम डायमेंशन कैन बी अ डे, कैन बी अ वीक, कैन बी अ मंथ और कैन बी अ ईयर। बेटा लास्ट क्वेश्चन देखो फटाफट। चलो, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट। फटाफट गाइस, फटाफट फटाफट प्लीज। नंबर ऑफ लिटरेट पीपल एज ऑन 31st मार्च। एज ऑन वाले कॉन्सेप्ट हमेशा कैसे होते हैं? स्टॉक कॉन्सेप्ट। देख लो बेटा उसके ऊपर, स्टॉक कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन ऑफ वीक, बेटा प्रोडक्शन पूरे साल का देखते हो, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे देखते हैं? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखते हैं, तो इसलिए फ्लो कॉन्सेप्ट है। डोमेस्टिक इनकम, बेटा देखो आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी, इनकम है डोमेस्टिक इनकम। बेटे फिर भी एक बार क्या करो, फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ लो आगे। डोमेस्टिक इनकम ऑफ इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर। बेटा फिस्कल ईयर क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर, यानी टाइम ड्यूरेशन दे दिया आपको। जब भी टाइम ड्यूरेशन आ जाए, कैसा कॉन्सेप्ट है? स्टॉक या फ्लो? बोलो बेटा, फ्लो कॉन्सेप्ट है। सेविंग्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखी जाती है, फ्लो है। नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड ड्यूरिंग दिसंबर में हो रहे हैं, टाइम डायमेंशन है या नहीं? बेटा है यार, एज ऑन थोड़ी ना है, टाइम डायमेंशन है दिसंबर में। टाइम डायमेंशन कैन बी अ डे, कैन बी अ वीक, कैन बी अ मंथ और कैन बी एन। चलो बेटा, सेविंग्स फ्लो हो गया। नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड ड्यूरिंग दिसंबर, फ्लो कॉन्सेप्ट है। कैपिटल कैसा कॉन्सेप्ट है? सर बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट कैसी होती है? स्टॉक कॉन्सेप्ट, एज एट बनती है, स्टॉक कॉन्सेप्ट है। लॉसेस पूरे साल के देखते हैं, फ्लो कॉन्सेप्ट है। वेल्थ एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे देखते हैं, कैसा है? स्टॉक फ्लो, स्टॉक है। वैल्यू ऑफ इन्वेंट्रीज, ये 10th वाला बात कर रहा हूं, 9th वाला ही बात करेंगे। वैल्यू ऑफ इन्वेंट्रीज एज ऑन 31st मार्च। बेटा एक बात बताओ, दो हिंट दे दिए, एज ऑन एंड। साहब बना रहे हो क्या? क्या मेरी ये बहुत बेकार आती है क्या? अरे पूरी वीडियो बना दे यार। चलो फिल्टर लगा लेना। अरे यार बोल दे क्यों? चलो, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्रीज एज ऑन 31st मार्च, दो हिंट दे दिए बेटा। एक तो एज ऑन दे दिया, दूसरा इन्वेंट्रीज यानी स्टॉक। तो बेटा स्टॉक कैसा कॉन्सेप्ट है? स्टॉक कॉन्सेप्ट ही है। इन्वेंट्रीज कैसा कॉन्सेप्ट है? स्टॉक कॉन्सेप्ट। और बेटा 9th वाला देखो, नेट इन्वेस्टमेंट्स ड्यूरिंग द ईयर 2024 से 2025 तक, कैसा कॉन्सेप्ट है? बेटा मुझे बस एक बार बताओ, क्या ये टाइम डायमेंशन है या नहीं है? अगर है तो कैसा कॉन्सेप्ट है?
फ्लो कॉन्सेप्ट है। टाइम हो गया। बाकी प्रेजेंटेशन सबको समझ में आ गई है? एक बार कैसे करनी है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या जो भी फोटो वगैरह क्लिक करनी है इसमें आगे ना वीडियो जो रिकॉर्डेड। में हाँ ऐसा कर दूंगा मैं, आपको दे दूंगा। और ये तो मैं आपको फोटो भेज ही दूंगा एक बार ग्रुप पे। और आज का जो भी हमारा हुआ है डिस्कशन, बहुत हेल्दी डिस्कशन था। एग्जाम में कैसे प्रेजेंटेशन करनी है वो सब चीजें। चलिए इसी के साथ हमारी क्लास आज यहीं खत्म होती है।